नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। नवीकरणीय ऊर्जा समेत भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 8,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात। ऊर्जा, सड़क और आवास से जुड़ी हैं परियोजनाएं। देश को आज मिलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थमेगा चुनावी प्रचार। चुनाव घाटी में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा में नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। मौसम की खबरों में पश्चिम बंगाल पर बने गहरे दबाव के कारण मौसम विभाग का बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में 20 जिले बाढ़ की चपेट में आए। राज्य में बारिश के कारण कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब के बाहर चली गोली, ट्रंप सुरक्षित। मौके से मिली AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल, पकड़ा गया संदिग्ध। मध्य यूरोप में बोरिस तूफान के कारण आई बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत। चेक राज्य में 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ऑस्ट्रिया, रोमानिया और पोलैंड में भी तूफान ने मचाया कहर। हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी में गत विजेता भारत का सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से सामना आज। दिन के पहले सेमीफाइनल में मेजबान चीन का पाकिस्तान से होगा मुकाबला। और देश भर में मिलाद उन नबी आज पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है त्योहार। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 3 राज्यों के दौरे के क्रम में सोमवार को गुजरात का दौरा करेंगे। वो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट 2024 समिट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमवार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दौरे की शुरुआत वे गांधीनगर से करेंगे, जहां वे सबसे पहले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है। साथ ही सरकार सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए 78,000 रुपए तक सब्सिडी भी दे रही है। सोलर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है, तो पर्यावरण के बचाव के लिए है और साथ साथ इसे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलता है, फाइनेंशियल हमको फ़ायदा होता है। तो अभी आप देखो तो हमने जो सोलर प्लांट लगाया है उसके मैंने 4 किलोवाट का लगाया, तो उसके बाद मेरा अभी बिल बिल्कुल जीरो हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। हर रोज़ में जो भी प्रोडक्शन होता है 20 kW का प्रोडक्शन होता है और सामने फिर हमारा 2000 का बेनिफिट रहता है और अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है और उसका श्रेय हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही देते हैं। सोलर पे रूफटॉप पे जो पैनल लगी है तो क्या है कि सुबह के दिन में भी हम टेरेस का यूज कर सकते हैं कि वो आ गया तो थोड़ा छाया शेड वैसे भी रह सकते हैं। और कैसा कोल प्रोडक्शन है तो उसमें जो पोल्यूशन है वो भी बच सकता है और खुद की एनर्जी है तो कुछ भी करो। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रभावी प्रगति पर प्रकाश डालेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। गुजरात की मेजबानी में हो रहे सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। गांधीनगर के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री समाख्याली गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइनों को चौगुना करने, एएमसी अहमदाबाद में प्रतिष्ठित सड़कों का विकास और बकरौल, हाथीजन, रामौल और पंजरपोल जंक्शन पर पुलों का निर्माण सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। वे कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन में 35 मेगावाट की BASS सोलर PV परियोजना और मोरबी एवं राजकोट में 220 kV सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। वे वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो IT सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। वे PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी देंगे और इन घरों के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री PMAY योजना के तहत घरों के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वे राज्य के लाभार्थियों को PMAY के शहरी और ग्रामीण दोनों खंडों के तहत तैयार घर भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। फेज 2 का जो लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 तारीख को किया जा रहा है, इसमें 20.8 किलोमीटर सेक्शन शुरू होगा और 8 स्टेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें कि हम सेक्टर 1 से लेकर GNLU और GNLU से गिफ्ट सिटी के बीच में लोकार्पण किया जाएगा। इससे रोड पे वेहिकुलर मूवमेंट कम होगा, जिसपे रोड एक्सीडेंट्स की बाद में कमी आएगी। इसके अलावा पोल्यूशन का जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, दे आर इनॉर्मस बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट। इसके अलावा ये मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और प्लस ये द मोस्ट कंफर्टेबल एयर कंडीशनड ट्रेन के साथ अहमदाबाद के जो वासी हैं वो गांधीनगर तक यात्रा करेंगे। देश की पहली वंदे मेट्रो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापत्तनम, पुणे से हुबली सहित कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वे वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद और गांधीनगर से विशाल बैरिस्टो, दिव्येंदु मांडल और मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल शाम ही गुजरात पहुंचा और इस दौरान उन्होंने राजभवन में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने श्री सोमनाथ ट्रस्ट के कामकाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की। उन्होंने तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ साथ उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर बनाने के तरीकों का जायजा लिया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात हमेशा से ही अव्वल रहा है और अब तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लोगों को मिलना भी शुरू हो चुका है। गुजरात प्रवास के दौरान PM मोदी इस योजना के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। इस योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है। साथ ही सरकार सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए 78,000 रुपए तक सब्सिडी भी दे रही है। हमारे संवाददाता ने बात की कुछ लाभार्थियों से, क्या कुछ कहना है उनका वो आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त गांधीनगर के वाउल क्षेत्र में हूं और ये है शालीन टू सोसाइटी और मेरे साथ कुछ लोग हैं और जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा है, ये होर्डिंग है जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी एक्साइटेड है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और ख़ास बात ये है इस लोकेलिटी की, यहाँ पर 20 से ज़्यादा घरों पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सब क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले किस तरह से आपको ये मिला कि भाई हमको सोलर एनर्जी लगानी चाहिए, कहाँ से मोटिवेशन मिला? एक्चुअली सोलर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है, तो पर्यावरण के बचाव के लिए है और साथ साथ इसे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलता है, फाइनेंशियल हमको फ़ायदा होता है। तो अभी आप देखो तो हमने जो सोलर प्लांट लगाया है उसके मैंने 4 किलोवाट का लगाया, तो उसके बाद मेरा अभी बिल बिल्कुल जीरो हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का बिल और ऊपर से हर साल 5-7 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की ओर से मिलते भी है जो सेविंग होता है, ग्रिड में जाता है हमारा पावर। प्रधानमंत्री को कितना श्रेय देंगे आपको मोटिवेट किया? हर रोज मीन्स जो भी प्रोडक्शन होता है 20 kW का प्रोडक्शन होता है और सामने फिर हमारा 2000 का बेनिफिट रहता है
और अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और उसका श्रेय हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही देते हैं, और क्योंकि जाहिर सी बात है उनके विजन की वजह से आज गुजरात लीड कर रहा है, पूरे देश को एक रास्ता भी दिखा रहा है। हम कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री के आने की कितनी खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है। हमारा जैसे लग रहा है जैसे दिवाली आ गई हो, ऐसा सोसाइटी में बच्चे भी खुश, हम भी खुश, कब से राह देख रहे हैं कि कब सुबह हो जाए ऐसा। कैसे, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ही एक्साइटमेंट है हम। और क्यों, ऐसा क्या खास लगता है प्रधानमंत्री में? बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक लग रहा है। तुम्हें लग रहा है प्रधानमंत्री लगते हैं एनर्जेटिक? हाँ, बहुत। प्रधानमंत्री हमारे काफी एनर्जेटिक है, ये कहना है इन बच्चों का। और अब हम कुछ युवाओं से बात करते हैं, किस तरह से ये जो पीएम का विजन है वो एक आम आदमी को फायदा पहुंचा रहा है। जी काफ़ी पीएम का जो विजन है वो आम आदमी को काफ़ी फायदा पहुंचाता है। जैसे कि ये जो पैनल प्लेट्स है वो काफ़ी महंगी आती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज जो ग्रांट मिल रही है उससे क्या है कि कोई कॉमन मैन भी है वो अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि वो 1,28,000 के वैसा कुछ टोटल प्लेट्स मिलती है 3.2 किलोवाट्स की, लेकिन उसमें 78,000 सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और कैसा कि अगर प्लेट्स लगा दी तुमने, उसके बाद जो भी बिल आता है तो 5,000 का तक का बिल तो नील ही हो जाता है। सोलर पे, रूफटॉप पे जो पैनल लगी है तो क्या है कि सुबह के दिन में भी हम टेरेस का यूज कर सकते हैं, कि वो आ गया तो थोड़ा छाया शेड वैसे भी रह सकते हैं। और कैसा कोल प्रोडक्शन है तो उसमें जो पोल्यूशन है वो भी बच सकता है, और खुद की एनर्जी है तो कुछ भी करो। तो जैसे कि आपने सुना, आम के आम और गुठलियों के दाम। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, गांधीनगर। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज गुजरात को 8,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। इसमें गांधीनगर मेट्रो रेल का दूसरा चरण भी शामिल है, जो गांधीनगर सेक्टर 1 को मोटेरा और गिफ्ट सिटी से जोड़ेगा। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने गुजरात मेट्रो रेल के मुख्य महाप्रबंधक से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त गांधीनगर गुजरात के सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन पे हूँ। इस मेट्रो स्टेशन को प्रधानमंत्री गुजरात की जनता को समर्पित करेंगे, और मेरे साथ हैं चीफ जनरल मैनेजर। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सिंगला जी, ये फेज 2 का जो इनॉग्रेशन है वो हमें बताया गया कि 20.8 किलोमीटर लंबा है, और मोटेरा से सेक्टर 1 और गिफ्ट सिटी, तो इसके क्या फायदे होंगे? नमस्कार विशाल जी। तो जो ये फेज 2 का जो लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 तारीख को किया जा रहा है, इसमें 20.8 किलोमीटर सेक्शन शुरू होगा और 8 स्टेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें कि हम सेक्टर 1 से लेकर जीएनएलयू और जीएनएलयू से गिफ्ट सिटी के बीच में लोकार्पण किया जाएगा। ये जो फेज 2 है ये अहमदाबाद फेज 1 का एक्सटेंशन है। ये गांधीनगर को अहमदाबाद से जोड़ने के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके बेनिफिट अगर बात करूं तो जैसे आप जानते हैं कि मेट्रो के इससे रोड पे वेहिकुलर मूवमेंट कम होगा, जिसपे रोड एक्सीडेंट्स की बाद में कमी आएगी। इसके अलावा पोल्यूशन का जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, दे आर इनॉर्मस बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट। इसके अलावा ये मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और प्लस ये द मोस्ट कंफर्टेबल एयर कंडीशनड ट्रेन के साथ अहमदाबाद के जो वासी हैं वो गांधीनगर तक यात्रा करेंगे। अहमदाबाद से गांधीनगर आने के लिए कितना आप फुटफॉल होगा और क्या कितने का टिकट होगा? जैसे हमने जब 2022 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद फेज 1 का जो शुभारंभ किया गया था, तब हमने वहाँ पे हमारी पर डे जो राइडरशिप थी वो लगभग 35,000 थी, जो बढ़ते हुए अभी हम लोग 1,15,000 1,20,000 लोग प्रतिदिन मेट्रो में यात्रा करते हैं, जो कि अप टू मोटेरा तक जो फेज 1 है वहाँ तक आ रहा था। अब मोटेरा से जब ये गांधीनगर की कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो राइडरशिप में डेफिनेटली अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, बिकॉज जो सेक्रेटरिएट आने वाले लोग हैं, जो गिफ्ट सिटी में जो कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं, उसके अलावा जो एजुकेशनल हब है गांधीनगर, जिसमें कि जीएनएलयू, पीडीयू और काफ़ी सारे अच्छे यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स और प्लस जो गांधीनगर के रहवासी हैं वो लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। तो इससे जो हमारा जो 1,20,000 के आसपास चल रहा है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और कितने का टिकट होगा? किराए की बात अगर करते हैं तो हमारा जो अगर हम सबसे लास्ट स्टेशन, जो पहला स्टेशन है गैसपुर, उससे सेक्टर 1 तक की बात करते हैं तो लगभग 35 रुपये में ये यात्रा पूरी की जाएगी, और ये पूरी ट्रेन एयर कंडीशनड है हमारी। सिंगला जी, कितने का प्रोजेक्ट है ये, और क्या हम अपने जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे पहले हैं? सर, हमने ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया है, डिस्पाइट 3 वेव्स ऑफ कोविड। तो आप जानते हैं कि 3 वेव ऑफ कोविड के कारण काफ़ी डिसरप्शंस हुए, लेबर की मतलब जो स्टाफ सारा लॉकडाउन लगे हुए थे, और मटेरियल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बावजूद हमने बिफोर रिकॉर्ड टाइम में ये प्रोजेक्ट पूरा किया है, और जो इस प्रोजेक्ट की लागत है वो लगभग 3,284 करोड़ रुपया अभी आई है इस प्रोजेक्ट में।
तो जैसे कि आपने सुना, ये रिकॉर्ड टाइम के बनकर तैयार हुआ है और ये मेट्रो स्टेशन ना सिर्फ गांधीनगर के लिए बल्कि अहमदाबाद को के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। फुटफॉल तो काफी है, लेकिन इसके साथ जो पोल्यूशन की समस्या है वो भी कम होगी। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, गांधीनगर। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टर्स सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें मिटाने की कोशिश करने वालों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही एसोसिएशन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील बदल दिया है और अब इस मामले की पैरवी इंदिरा जयसिंह करेंगी। इससे पहले गीता लूथरा केस की पैरवी कर रही थी, तो वहीं अब इस मामले की अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। ये चीज हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, जो इस कांड जो हुई है इसको सप्रेस किया है, एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्स को, उन सबको अरेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द इस चीज का जो विचार है वो हमें न्याय दिलवा जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब खबरें आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई जनादेश में। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी दलों ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में होने वाली 24 सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को और उसके बाद तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। आज गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री आज पद्दार नागसेनी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ गृह मंत्री किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र और रामबन विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। और बात अब हरियाणा की, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का दावा है कि उन्होंने अपने असंतुष्ट नेताओं को मना लिया है। आज दोपहर तक बीते कल दोपहर तक कई उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं और साथ ही हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान होना है। चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी हुई। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर रही। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव है और सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए मतदान होगा और उसके बाद में 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। और चलिए आगे बढ़ते अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबरों की। दरअसल देश भर के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल पर बने गहरे दबाव के कारण मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान जताया है। वहीं बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगले 7 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 17 और 18 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा होने की भी संभावना है। तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में 18 और 19 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी में तेज बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। भारत ने टाइफून याकी के कारण हुई भीषण बाढ़ से प्रभावित देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया और इसके तहत भारत के मित्र देश म्यांमार, वियतनाम और लाओस को सहायता भेजी गई है। साथ ही भारतीय वायुसेना ने लाओस के कंबोडिया और वियतनाम के हनोई में मानवीय सहायता और आपदा राहत
राहत संचालन प्रदान करने के लिए विमानों को तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना के भारी मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर से वियतनाम के लिए जल शोधन सामग्री, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन और सौर लालटेन सहित 35 टन की सहायता सामग्री भेजी गई। ये राहत सामग्री वायुसेना के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से भेजी गई है। भारतीय वायुसेना का भारी मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में शुमार है। इसके अलावा वियतनाम को चिकित्सा सहायता की आपूर्ति भी की गई, जबकि कंबोडिया के लिए INS सतपुरा द्वारा 10 टन सहायता भेजी गई, जिसमें जनसेट, जल शोधन आइटम, स्वच्छता आपूर्ति, मच्छरदानी, कंबल और स्लीपिंग बैग इसमें शामिल हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। और अब रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हमले का प्रयास किया गया। फ्लोरिडा के पास बीच स्थित गोल्फ कोर्स के बाहर रविवार को गोलीबारी की घटना सामने आई। हालांकि गोलीबारी के बाद ट्रंप ने जानकारी दी कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मामले में सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम को ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। वहीं मध्य यूरोप में बोरिस तूफान का कहर बरकरार है। मध्य यूरोप में तूफान के कारण आई बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं चेक गणराज्य में 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बोरिस एक निम्न दबाव का तंत्र है जो ऑस्ट्रिया से रोमानिया तक भारी बारिश का कारण है, जिसके कारण चेक गणराज्य और पोलैंड में लगभग 3 दशकों में सबसे खराब बाढ़ आई है, जिससे मध्य यूरोप में हजारों घर क्षतिग्रस्त होने, पुल बहने और बिजली कटौती होने से लोग प्रभावित हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव चेक गणराज्य में देखने को मिल रहा है और अनुमान है कि ज्यादा बारिश और तेज हवाओं का कहर आगे भी जारी रहेगा। बात अब खेल से जुड़ी खबरों की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना कोरिया से होगा। शनिवार को अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था और इस जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अविजित रही। पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारतीय टीम अविजित रहते हुए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है, जहां सोमवार को भारत का सामना कोरिया से होगा। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम को इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत ने टूर्नामेंट में 5 लीग मैच जीतने में कामयाबी पाई। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान चीन पर 3-0 से जीत के साथ की। इसके बाद उसने जापान को 5-1 से और मलेशिया को 8-1 से मात दी। भारतीय टीम ने कोरिया को 3-1 से हराने के बाद चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर 2-1 से जीत हासिल की। भारतीय खिलाड़ियों ने हर विभाग में बेहतरीन खेल दिखाया है, फिर चाहे फॉरवर्ड लाइन हो, मिडफील्ड हो या फिर डिफेंस। इसके अलावा लीग फेज में भारत के स्ट्राइकर्स का शानदार प्रदर्शन अद्भुत रहा। कोरिया की बात करें तो टीम के पास टूर्नामेंट में 7 गोल कर चुके शीर्ष स्कोरर जिहुन यांग के रूप में मजबूत ड्रैग फ्लिकर हैं। ऐसे में भारतीय टीम को ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर नहीं गंवाने के लिए मजबूत रणनीति अपनानी होगी। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और चीन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मंगलवार को खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। लगातार 2 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पैरा हाई जंपर शरद कुमार का मानना है कि अब वो अपने अनुभव का फायदा उठाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात पर भी खुशी जताई और कहा कि प्रधानमंत्री देश में पैरालंपिक खेलों में से जुड़े मूवमेंट के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। शरद कुमार से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जो कि मल्टीपल मेडलिस्ट बन गए हैं। एक से ज़्यादा संस्करण में पदक जीतने में कामयाबी पाई और ऐसे ही खिलाड़ी शरद कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। शरद, कैसा महसूस करते हैं लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में पदक जीतना एक ऐतिहासिक उपलब्धि? काफ़ी अच्छा रहा और मैं भी देखता हूँ कि जो मैं पहले सोचता था कि अर्ली रिटायरमेंट कर लूँगा, लेकिन आई थिंक आई विल कैरी ऑन टिल द टाइम माई बॉडी परसिस्ट।
मेडल इवेंट की अगर हम बात करें, लगातार 2 भारतीय पदक की दौड़ में बने हुए थे, तो कैसा महसूस करते हैं जब पोडियम पर एक से ज़्यादा भारतीय देखने को मिलते हैं? देखिए, इंडिया का जो कंपटीशन लेवल है हाई जंप और जैवलिन में, वो वर्ल्ड रिनाउंड हो गया है, चाहे वो जनरल में हो या पैरा में हो। और इंडिया के सबसे ज़्यादा एथलीट्स इसको फॉलो करते, तो अमेरिकन एथलीट्स भी अब जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट कंसिडर किया जाता है पैरालंपिक्स में, वो लोग भी डरते हैं कि अब इंडिया के ऐसे एथलीट, वो वॉच करते रहते हैं कि इंडिया के कैसे एथलीट आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिलने का भी मौका मिला, तो किस तरह का रहा पूरा अनुभव? देखिए, मैं एक्चुअली बोलूँ तो ये मेडल मैंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ही जीता है। मेरा एक इंटेंशन था, क्योंकि बाकी जब मैं एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियन सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, और बाकी एथलीट लोग मिले, तो मुझे लगा कि कुछ मेरे लाइफ में मिसिंग हो रहा है अभी। ये एक चीज़ है जो हमेशा अच्छा लगता है, और प्राइम मिनिस्टर से और बात करना बहुत ऑनर वाली बात है। तो मैं भी इसी के लिए ट्रेनिंग करने लग गया कि मुझे इनसे बात करना है और जा कर के फिर मिलना है, और ये हुआ। बहुत मेहनत किया इसके लिए मैंने। और जब अब आज हम लोग प्रधानमंत्री से मिले तो सबको ही खुश थे, और सारे एथलीट बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए, पैरालंपिक को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ने अपनाया है। बहुत लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया हुआ था, लेकिन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, देश में पैरा मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, ना कि सिर्फ इवेंट के बारे में जानते हैं, वो हर एक एथलीट के बारे में जानते हैं कि वो कौन सा इवेंट और कितना कर रहे हैं। इतना डीपली वो नॉलेज रखते हैं पैरा एथलीट्स के बारे में। उन्होंने ये बात कहा कि हमें सिंपैथी से नहीं पैरा को आगे ले जाना है, पैरालंपिक्स को हमें दिखाना है कि हमारे में काबिलियत है क्या, वो काबिलियत से हमें शोकेस करना है। तो उनका इंटेंशन, उनका इरादा पैरालंपिक्स को लेकर के सिंपैथेटिक नहीं है, वो एक एग्जाम्पल सेट करना है ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। तो उनका इंटेंशन काफ़ी अच्छा है हमारे पैरा मूवमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार दूसरे पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले शरद कुमार का कहना है कि अब वो अपने अनुभव के साथ इस खेल को और एंजॉय करना चाहते हैं, और नए नए लक्ष्य अपने लिए वो तय करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ सुचित्रा, DT न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।